सकारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 के कार्यपत्रकों को हम हल कर रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्यपत्रक 47 से 50 यानी कि 4 कार्यपत्रक हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आकलन प्रपत्र का हल देख लिया है और अगर कार्य पुस्तिका के पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप चैनल पेज पे ओपन करके वीडियोस में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की कार्य पुस्तिकाएँ सभी के हल बताऊंगी और साथ ही 6, 7 और 8 की कार्य पुस्तिकाओं के हल भी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आज देखेंगे 47, 48, 49 और 50। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कार्यपत्रक 47 है, विषय वस्तु है फसल उत्पादन और प्रबंध, अधिगम बिंदु है रबी और खरीफ की फसलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो आंसर लिखना है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, शीत ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। आंसर होगा गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। तीसरा है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहेंगे खरीफ की फसल, खरीफ फसल लिखना है। चौथा है, वे फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं क्या कहते हैं, इन्हें कहेंगे रबी फसल। पांचवा है, रबी की फसल और खरीफ की फसल के मौसम के मध्य मार्च से जून के माह के बीच कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा जायद फसल। एग्जाम्पल भी साथ में दे रही हूँ, खरबूज, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 जायद फसलों के नाम बताइए। तो वही लिखना है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। सातवां है, यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़ कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। आठवां है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है। तो आंसर होगा शीत ऋतु में धान की फसल को उचित नमी, उचित तापमान और पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाते हैं। अगला है कार्यपत्रक 48, विषय वस्तु है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, अधिगम बिंदु है फसल पद्धतियां और कृषि औजार। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फसल उगाने हेतु किसानों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को क्रमानुसार लिखिए। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई करना, तीसरा है खाद या उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई करना, पांचवा है फसल की सुरक्षा, छठा है फसल काटना, सातवां है थ्रेशिंग और आठवां है अनाज का भंडारण। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके परिवेश में पाए जाने वाले किन्हीं 4 कृषि औजारों के नाम बताइए। आंसर है हल, कुदाली, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल। तीसरा है, बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए आवश्यक प्रमुख औजार कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा हल और कुदाली। चौथा है, बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा कल्टीवेटर और सीड ड्रिल। पांचवा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला लिखना है कल्टीवेटर, ये लिखना है एक कृत्रिम उपकरण है जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है। इससे खरपतवार खेतों में ही नष्ट हो जाते हैं। यह खेत में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने में काम आता है। फिर है सीड ड्रिल, इसमें आपको लिखना है सीड ड्रिल विधि बुआई की उत्तम विधि है। इसमें सीड ड्रिल मशीन द्वारा बीज एक समान तथा समान दूरी पर बोए जाते हैं। इस विधि द्वारा बीज की कम मात्रा लगती है तथा फसल का उत्पादन अच्छा होता है। तो ये कार्यपत्रक कंप्लीट हो गया है 48 भी। कार्यपत्रक 49 देखेंगे, विषय वस्तु है फसल उत्पादन और प्रबंध, अधिगम बिंदु है सिंचाई के परंपरागत तरीके और आधुनिक विधियां। क्वेश्चन नंबर 1 है, फसल उगाते समय यदि पौधे या फसलों को समय पर पानी और पोषक तत्व नहीं दिए जाएं तो पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव होगा। आंसर लिखना है बीजों का अंकुरण नहीं होगा जिससे फसल नहीं होगी। शॉर्ट में आंसर बताया मैंने आपको ये। दूसरा है, आपके गाँव शहर में सिंचाई के कौन से स्रोत उपलब्ध हैं, किन 4 के नाम लिखना है। तो लिखना है कुएं, नलकूप, तालाब और नहरें। ये सिंचाई के स्रोत हैं, कुएं, नलकूप, तालाब और नहरें। तीसरा है, निम्न में से सिंचाई के परंपरागत तरीके और आधुनिक तरीके की छंटनी कीजिए। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके लिखना है मोट, घेरने, ढेकली, रहट और चैन पंप। आधुनिक तरीकों में छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र आपको लिखना है। तो इस तरह आपको ये सारणी अलग अलग करनी है। चौथा है, सिंचाई के आधुनिक तरीकों के नाम बताइए। तो वही है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ये सब देखिए मैंने आपकी विज्ञान की किताब से ही लिए हैं उत्तर, इसलिए आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज उसका सही आंसर भी बताइए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। पहला है, मिट्टी को उलटने पलटने या फूला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। दूसरा है, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तीसरा है, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है या फसल की कटाई लिख सकते हैं। चौथा है, खरपतवार हटाने को निराई गुड़ाई कहते हैं। तो यहाँ पर भी पेज नंबर 59 पे हमने
विषय वस्तु है फसल उत्पादन और प्रबंधन, अधिगम बिंदु है खाद और उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 1 है जिस प्रकार हमें विकास, वृद्धि तो स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को भी वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर लिखना है जल, सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व तथा सिंचाई। तो पौधों को वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जल की, सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्वों की तथा सिंचाई की आवश्यकता होगी। दूसरा है आपके खेत में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई है, इस क्षति को पूरा करने के लिए आप खेतों में क्या डालेंगे? तो हम क्या डालेंगे? खाद और उर्वरक डालेंगे, खाद एवं उर्वरक। तीसरा है प्राकृतिक खाद को तैयार करने की विधि अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए गोबर की खाद कैसे बनाते हैं ये आपको लिखना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम गड्ढा खोदेंगे, फिर उसमें गोबर, पशुओं के मल मूत्र और जो पौधों के पत्ते होते हैं वेस्टेज, वो सब इकट्ठे करेंगे, फिर उसको ढक लगा के बंद करेंगे। और जहाँ पर इस प्रकार हम जो गोबर की खाद तैयार करने हैं उसकी विधि अपने शब्दों में यहाँ पर लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। पहला है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। दूसरा है खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तीसरा देखिए मैं लिखना भूल गई हूँ, उर्वरक में पादप पोषक तत्व। तो यहाँ पादप पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ लिखना है पोटाश होता है, नाइट्रोजन होता है, और आप इसको किताब में देख लीजिएगा ठीक से, मैं अभी भूल गई हूँ एक बार। उर्वरक में पादप पोषक तत्व देखिए पोटाश होता है और नाइट्रोजन होते हैं और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, ये लिख सकते हैं आप। पांचवा है, अगर ये आपको गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। पांचवा है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये इसका उत्तर होगा खाद प्राकृतिक एवं जैविक है परंतु उर्वरक कृत्रिम है। प्राकृतिक खाद में ह्यूमस होता है तथा जबकि जैविक उर्वरक में ह्यूमस का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है? आंसर होगा क्योंकि प्राकृतिक खाद में ह्यूमस अधिक होता है तथा ये मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस का अभाव होता है। तो यहाँ आपका कार्यपत्रक 50 भी कंप्लीट हो गया। हमने देखा है 47 से 50 का हल इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए आप वीडियो देखते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस लेके आती हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप